हेलो। नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव प्रशांशु पांडे और फोटोन और ज्ञानदा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि हम 12.4.5 में पहुंच गए हैं। चौथा चैप्टर है, ये 5वां वीडियो है और हम जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें वाइंड अप करने ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का ये सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? आज का ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एकमात्र एक ऐसा टॉपिक जिससे जनरली आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे टर्म्स डिस्कस करेंगे जो आपकी थ्योरी एग्ज़ाम के मतलब उसके लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन जब आप वाइवा देने बैठेंगे, जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उस समय भी ये कंसेप्ट आपके काम में ज़रूर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अभी तक जो है मतलब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एक बार ये अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना चाहिए। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो उसका एक सफिशिएंट रीज़न बनता है कि आप सब्सक्राइबर बन जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलने वाले हैं और उन रेगुलर अपडेट्स के बेसिस में ही आप एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम लिखने की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप जल्दी से जल्दी सारा का सारा मतलब वीडियोस जो आप लोगों ने नहीं देखा है पहले, आप रिवीजन करते आइए, शुरुआत से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नया वीडियो आपके लिए बिल्कुल तैयार मिले। चलिए आइए देखते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की हुई है। हम यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। PM, जैसे कि हमको याद है ना भाई, जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो जो है क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था 2ql, ठीक है। उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ एक लूप में जो है कितने सारे वायर दिख रहे हैं आपको, तो जितने चक्कर काटे जाएंगे वो n है। इसमें से जो करंट का फ्लो हो रहा होगा वो I है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कितना बड़ा ये लूप है, इसको जो है हम लोगों ने A से रिप्रेजेंट किया है। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। आप बताइए कि इसकी यूनिट क्या होगी, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अब देखो I जो है करंट है और ये एम्पियर में चलता है, A जो है एरिया है और ये मीटर स्क्वायर में चलता है, और n जो है वो तो सिंपल एक नंबर है। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट हो सकती है। एक नंबर का क्वेश्चन बना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखो ये एक वायर का फ्रेम है जिसमें से करंट पास हो रहा है और इसके ऊपर जो है टॉर्क लगना चाहिए। अब वो टॉर्क के लिए जो है हमको क्या क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले देखो कि हमारे पास में जो है सबसे पहले ये है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करने के लिए हमारे पास में एक वायर का लूप है या फ्रेम है, इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है। अब ये I करंट जब यहाँ पर से फ्लो हो रहा होगा तो आप जो है क्या लगाएंगे भाई, यहाँ पर जो है आपको फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो ये होता है ILB। और जो है साइन थीटा भी हम लोगों ने लगाया था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि हर एक सिचुएशन में भाई जहाँ यहाँ वायर ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, वहाँ वायर ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, वायर नीचे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट ऐसा आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे आ रही है। मतलब ये है यहाँ पर हर जगह जो है साइन थीटा 90 डिग्री है, वरना हम यहाँ पर साइन थीटा भी लिख रहे होते, लेकिन इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने ILB ले लिया। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, कैसे निकालेंगे? तो हमको फोर्स डायरेक्शन निकालने के लिए सेकंड हैंड मतलब लेफ्ट हैंड का रूल पता है। यहाँ देखो ये है FBI, यहाँ I जो है करंट है और B के लिए हम लोगों ने ऐसे किया, और तो यहाँ पर जो है हमको देखिए ये I करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो हमको फोर्स यहाँ पर अंदर जाता हुआ और यहाँ पर बाहर आता हुआ दिखाई देगा। ये क्या है, ये एक कपल फोर्स है। और कपल फोर्स का मतलब क्या होता है, दो ऐसे फोर्स जो मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो और उनके बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। ऐसे में जो टॉर्क होता है टाउ, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
डी। अब एफ डी कॉस थीटा ये जो है टॉर्क लग जाएगा, नहीं एफ डी साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो है आपको टॉर्क समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जो टॉर्क निकल रहा है इसके लिए जो है हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा आई एल बी। और यहाँ पर देखो तो अगर मैंने एक रेक्टेंगुलर जो है फ्रेम लिया हुआ है, अगर इसको लेंथ को मैं L मान लूँ और इसकी विड्थ को W मान लूँ, तो अब क्या होगा कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये यहाँ से हम थीटा लेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है W साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो W साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है तो आई एल बी इंटू डब्लू साइन थीटा, और यहाँ से हमको टॉर्क मिलता है, देखो L इंटू डब्लू क्या हो गया, एरिया हो गया। तो आई बी यहाँ पे L और W को मल्टीप्लाई करो, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लूप। तो ये हो गया I और ये A, और उसके बाद में साइन थीटा। और यहाँ पर अगर मैंने एक की बजाय n लूप लिए हैं तो हर जगह मैं n मल्टीप्लाई करता जाऊँगा और टाउ की वैल्यू हो जाएगी, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू एन बी ए साइन थीटा। ये चीज़ हमको समझ में आई, यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है, एन बी आई ए, आई एन बी साइन थीटा। ठीक है, आई एन बी ए साइन थीटा। यहाँ पर भी क्या देखा हम लोगों ने देखा आई एन बी ए साइन थीटा। ठीक है, करंट को तो भूलना ही नहीं है। चलो अब यहाँ पर जो है हमको क्या मिलता है, हमको यहाँ पर टॉर्क मिल गया। यहाँ हम लोगों को पी एम कहाँ से मिल गया भाई, पी एम की वैल्यू क्या थी, एन बी ए, यही तो निकाला था ना हम लोगों ने, आई एन बी ए, नहीं आई एन ए, यहाँ एन हटाओ और यहाँ हो जाएगा आई, चलो यार इसको पूरा मिटा लेते हैं। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू थी एन, उसके बाद में आई और ए। तो ये जो एन आई ए है ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, ये हम लोगों ने यहाँ देखा, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट बी साइन थीटा। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक टॉर्क के लिए जो है मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, ये था पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा में पी क्या था, ये डायपोल मोमेंट था, ई क्या था, स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और साइन थीटा। और उसी तरीके से यहाँ पर टाउ क्या मिल रहा है, यहाँ पर टाउ मिल रहा है पी बी साइन थीटा। मतलब ये है कि आप एक को जानते हैं, आप दूसरे को भी जानते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं। हमको यहाँ तक समझ में आया। टॉर्क के बारे में जो है हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पी एम और बी साइन थीटा ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये साइन थीटा जो है ये एंगल किसके किसके बीच में है। अगर हम लोगों ने रेक्टेंगुलर स्लैब लिया है या कोई सा भी सरफेस एरिया लिया है तो हमारा जो एरिया वेक्टर बनता है ना भैया, जो हमारा एरिया वेक्टर बनता है, इस एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एंगल बनेगा हम उसी को थीटा लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लूप को हम लोगों ने इस तरीके से रखा है, मतलब पहले हम लूप को ऐसे देख रहे थे, अब हम लोगों ने लूप को यहाँ ले जाके इस तरीके से रख दिया। अब यहाँ देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो है क्या एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। और जब ये 0 डिग्री बना रहा है तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पर नो टॉर्क, टाउ की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ पर देखिए थीटा एंगल बना रहा है क्योंकि ये है एरिया वेक्टर और ये जो है लूप का जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। और ऐसे केस में जो है हमारे पास में टॉर्क जो है क्या होगा, टॉर्क जो हो जाएगा पी एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब अगली चीज़ हमको क्या देखना है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, मतलब टोटल हमको साइन कंपोनेंट मिल रहा है। और ऐसे केस में जो है हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। थैंक यू। तो मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, ये चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स करके और अगर हम जो है यहाँ अगर करंट फ्लो करा रहे हैं, आप समझिए एक बात को
कि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो उसको रोटेट करने का काम कर सकता है। ये कंसेप्ट किसका बन जाता है? मोटर का। हम लोग मोटर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, फ्यूचर में करेंगे, लेकिन ये मोटर का कंसेप्ट है, आपको इसको समझना है। आगे क्या चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। यहाँ पर अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम एक बार और डायग्राम बना लेंगे। चलिए, वैसे भी बोर्ड एग्जाम में हमको डायग्राम बनाना है, इसलिए हम डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने आयरन का कोर ले लिया, ठीक है, ये आयरन कोर है, ठीक है, और इस आयरन कोर में हम क्या करेंगे, कॉपर का वायर लगा देंगे। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर वायर लगा लिया। अब यहाँ पर वायर लगाने से ये हो गई कॉइल, और इसमें से जो है हमको अब लूप समझ में आ रहा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमको चाहिए होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा कि हम लोगों ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ऐसा सर्कुलर क्यों ले लिया, ताकि जो है हर बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारे आयरन कोर को या फिर हमारे फील्ड को, भाई मतलब हमारे लूप को हमेशा 90 डिग्री में पेनिट्रेट करें। ये सोच के हम लोगों ने क्या किया कि मैग्नेट्स को ऐसा सर्कुलर शेप में ले लिया। अब यहाँ हम और क्या देखेंगे भाई, यहाँ हम ये देखेंगे कि इनको जो है इस लूप को कनेक्ट करना है वायर से। तो इस लूप को वायर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा छोटा सा हेयर स्प्रिंग वाला कनेक्टर लगाया, जिससे जो है वो कनेक्ट भी रहे और ये हेयर स्प्रिंग जो है इसको रीस्टोर करने का काम करे। ये कनेक्टर ले जाके हम लोगों ने बाहर गैल्वेनोमीटर में कनेक्शन लेने के लिए दे दिया। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने एक मिरर लगाया ताकि हम रीडिंग ले सकें, और मिरर के साथ में यहाँ पे फॉस्फोरस या फॉस्फोस ऐसा करके एक मटेरियल होता है जो कि मतलब स्ट्रॉन्ग है, उस मटेरियल से इसको सस्पेंड कर दिया और यहाँ से एक और कनेक्टर दे दिया। अब आप जो है इसका जो है नेमिंग अगर करना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे, ये आयरन कोर है, ये कॉइल है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। यहाँ पर जो है अगर आप दिखाना चाहें तो आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दिखा सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा दिया आप लोगों ने। अब इसके बाद में इसके वर्किंग कोड डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ से, वही कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ये छोड़ दो, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से दोनों वायर्स कनेक्ट कर दिए, ऐसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि ये दोनों वायर से कनेक्ट होते ही यहाँ से करंट का फ्लो होना चालू होता है। जैसे ही यहाँ पर से करंट का फ्लो होना चालू होगा, यहाँ पर एक टॉर्क लगने लगेगा, और ये टॉर्क क्या रहेगा, PM/B sin थीटा, या फिर हम लोग इसी को कह सकते हैं NIAB और sin थीटा, ठीक है। तो ये जैसे ही जो है ये फोर्स लगने लग जाएगा, तो वैसे ही जो है मतलब ये टॉर्क लगने लग जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो टॉर्क है जिसकी वैल्यू ये है, इसके कारण जो है ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को रोटेट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से यहाँ पर जो है टॉर्क बढ़ता है, हमारे नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हैं। दूसरी चीज़ है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से टॉर्क बढ़ता है, तो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से टॉर्क बढ़ता है, लेकिन हम लोगों ने जो मैग्नेट लिए हैं उनकी स्ट्रेंथ भी फिक्स है। तो अब बताइए कि टॉर्क को इकलौता एक फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहा है वो कौन सा है? वैसे दो फैक्टर्स हैं, लेकिन हम जो है अभी टॉर्क को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर है करंट, और दूसरा फैक्टर है एंगल थीटा। तो ये थीटा एंगल जो है ये क्या होगा कि अलग अलग एंगल पे हमको टॉर्क की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। उसी से बचने के लिए हम लोगों ने इसको क्या किया है, इसको सेमी सर्कुलर शेप में ले लिया है। ऐसा करने से मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी ये जितना भी मुड़ता है उस केस में भी इसको यूनिफॉर्म एंगल मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर भी हम लोगों ने हटाने की कोशिश की, और यहाँ हमको पता चलता है कि ये जो टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से।
अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा करंट देंगे, ज़्यादा टॉर्क आएगा, और ज़्यादा टॉर्क आने से हमको ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा। यही तो करना है, हमको करंट को नापना था, इसके लिए हम लोगों ने ये सारी व्यवस्था की। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब आपको जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझ में आ रहा होगा। अब इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल जब समझ में आ गया तो हम जो है थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर देखो टाउ इज इक्वल टू NIBA साइन थीटा। अभी हम लोगों ने देखा कि वो कैसे जो है एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है कॉइल, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा हो और वो जो है कहाँ पर हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो या कैसे भी मैग्नेटिक फील्ड में हो। अब यहाँ पर देखो कि ये जो टॉर्क होता है वो एक्चुअली में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो देखो ये वाला एंगल अगर हम लोगों ने थीटा मान लिया है, चलो एंगल कलर चेंज करते हैं, ये वाला एंगल हम लोगों ने अगर अल्फा मान लिया है तो अब यहाँ पर जो है ये हो जाएगा अल्फा, मतलब ये हो गया कॉस फैक्टर, ये वाला हो जाएगा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा वाला फैक्टर। ठीक है, साइन अल्फा वाला फैक्टर हमारे काम का नहीं है, लेकिन जो है अब देखो ये जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है और वहाँ पर फोर्स लग रहा है, और परपेंडिकुलर फैक्टर हम लोगों ने कॉस अल्फा लिया है। तो इस तरीके से हमको क्या नज़र आएगा, टाउ इज इक्वल टू NIBA कॉस अल्फा। अभी हम लोगों ने कॉस अल्फा, क्योंकि एंगल हम लोगों ने अलग तरीके से चूज़ किया, इसलिए हमको ये कॉस अल्फा मिल रहा है। और ये किसके बराबर होगा भाई, हम लोगों ने यहाँ नीचे एक स्प्रिंग लगाई हुई है ना, ये वाली स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग क्या कर रही है, इसको रीस्टोरिंग टॉर्क दे रही है। क्या दे रही है? रीस्टोरिंग टॉर्क। और रीस्टोरिंग टॉर्क का जो है वैल्यू जो है हम लोग ले सकते हैं kx, स्प्रिंग कांस्टेंट लगाएंगे तो ये जो kx है या k अल्फा, क्योंकि जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अब जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा दोनों तरफ से जो है टॉर्क जो है क्या हो जाएगा, NIBA कॉस अल्फा इज इक्वल टू, नया पेज लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा NIBA कॉस अल्फा इज इक्वल टू K अल्फा। अब हमको क्या नापना है, करंट नापना है ना भैया, तो करंट छोड़ के बाकी सबको आइसोलेट कर दो, तो I इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा देखो K डिवाइडेड बाई NBA, K डिवाइडेड बाई NBA, और यहाँ अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। अब यहाँ पर जो है ये सारी की सारी चीज़ें, स्प्रिंग कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सबका सब कांस्टेंट है। तो ये वाला जो फैक्टर है अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, इसको हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट। आपको बात समझ में आई? तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है सेंसिटिविटी के बारे में सोचा, और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको जो हम कांस्टेंट मान रहे हैं ना, तो इस कांस्टेंट को कांस्टेंट मान के हटा दो तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी जो है साइन आ जाएगा। I इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, एक बार लाइक ठोकेंगे और एक बार किसी अपने अच्छे दोस्त को इसके बारे में बता देंगे। चलिए अगली चीज़ क्या है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारा कॉइल जो है वो मोटे मोटे वायर लगा के और उसके बाद में उसको 50 किलो का इंस्ट्रूमेंट बना देंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो मिली एम्पियर में जो करंट है उससे उसको कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट लाइट वेट हो, और वो ज़्यादा सेंसिटिव कब कहलाएगा, जब वो कम से कम वैल्यू के लिए भी, कम से कम करंट के लिए भी डिफ्लेक्शन शो कर सके। तो यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी भाई, अल्फा डिवाइडेड बाय I, ये जो है करंट सेंसिटिविटी है, और वो जो है NBA डिवाइडेड बाय K। इस तरीके से जो है हम लोगों ने करंट सेंसिटिविटी देखी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो भाई V इज इक्वल टू IR हमको पता है, V इज इक्वल टू IR हमको पता है। मतलब ये हो जाएगा कि अगर जो है हम यहाँ I के साथ में R भी मल्टीप्लाई कर दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी I डिवाइडेड बाई अल्फा डिवाइडेड बाई IR और इज इक्वल टू NBA डिवाइडेड बाई KR, और ये जो है अब वोल्टेज सेंसिटिविटी बन गई।
यहाँ तक की बात तो हमें पता थी, समझ में आ गया। लेकिन एक बार जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में बन के आ गया है, अब क्या उसके अंदर कोई भी प्रकार के चेंजेस पॉसिबल नहीं है? तो आंसर इज नहीं, पॉसिबल हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर से न्यूमेरिकल भी पूछता है, इसलिए आपका काम क्या है, इसको ध्यान से देखना है। इसके बाद आने वाली चीज़ न्यूमेरिकल से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर में हमारे पास में कोई करंट आई आता है और इस आई के कारण इसका जो सीधा पॉइंट करता हुआ एरो है वो थोड़ा सा टर्न लेके घूम जाता है और हमको बताता है कि भाई इसका एंगल अल्फा है, इसलिए इसमें से आई करंट बह रहा है। यही चीज़ तो हम लोगों ने देखी। लेकिन अब जो है शंट जो है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट करते हैं तो उससे हमको फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है, आइए देखते हैं। भाई यहाँ पर जो है ये जो आई है ये मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, बहुत छोटे क्वांटिटी में जो है भाई इसको जो है एम्पियर में 1 एम्पियर 2 एम्पियर में करंट डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अभी जो है हमको छोटा करंट डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर जो हमको पता चल जाए तो हमको जो है ज़्यादा समझ में आएगा। या आप बोल दें कि अगर हमारे पास में जो है ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेंज कम है, ये कम करंट में काम करता है और